हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री अध्ययन यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी बढ़िया चल रही होगी। तो हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ रहे थे। रिएक्शन मैकेनिज्म में मैंने SN1 और SN2 रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है और उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये सब बातें मैंने बता दी थी। आज के लेक्चर में हम यहाँ पर पहले एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है, ये SN1 और SN2 रिएक्शन से रिलेटेड है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग SN1 एंड SN2 रिएक्शन इज पॉसिबल। मतलब हमें कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं और इनमें कौन से एग्जाम्पल में SN1 और SN2 पॉसिबल है और किसमें नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है, देखिए सबसे पहले ये होता है एलाइलिक हैलाइड, CH2 डबल बॉन्ड CH और इससे नेक्स्ट कार्बन को एलाइलिक बोला जाता है। तो यहाँ पर क्लोरीन लग रखा है तो ये एलाइलिक हैलाइड। बेंजीन रिंग के नेक्स्ट कार्बन को बेंजाइलिक कार्बन बोला जाता है और ये बेंजाइलिक हैलाइड। ऐसे ही कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन को विनाइलिक बोला जाता है और इस पर क्लोरीन लगा है तो विनाइलिक हैलाइड। ऐसे अगर डायरेक्ट किसी एरोमेटिक रिंग से हैलोजन जुड़ा है तो एराइलिक हैलाइड कहलाता है। इनमें हमें बताना है कि किस में SN1 और SN2 रिएक्शन पॉसिबल है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनमें किस में SN1 रिएक्शन पॉसिबल है। SN1 रिएक्शन किस में पॉसिबल है, तो SN1 रिएक्शन के दौरान हमने कहा था कि ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है और इसमें क्या बनता है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है। तो हमने ये कहा था कि अगर SN1 रिएक्शन फास्ट कब होगी, जब क्या होगा, जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन रहा होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर इसमें देखें CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 और इसमें से अगर यहाँ से क्लोरीन निकलेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये बनेगा यहाँ से कार्बोकैटायन। और दूसरा बेंजाइलिक वाले में देखें तो बेंजाइलिक वाले में कुछ ऐसे बनेगा, इस पर क्लोरीन निकलेगा तो इस CH2 पर प्लस चार्ज आएगा। विनाइलिक वाले में देखें तो यहाँ पर कार्बन पर प्लस आएगा और एराइलिक वाले पर देखें तो इधर पे इस कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा। तो अब हमें देखना है कि इनमें किस में कार्बोकैटायन स्टेबल बन रहा है और किस में अनस्टेबल बन रहा है। अगर वही हमें पता चल जाएगा तो हम सीधे बता पाएंगे कि SN1 रिएक्शन किस में ज़्यादा तेज़ी से होगी और किस में नहीं होगी या स्लो होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके अगर हम एलाइलिक की बात करें तो यहाँ पर प्लस चार्ज है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यानी यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है किसका, पॉजिटिव चार्ज यानी कार्बोकैटायन का। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि ये प्लस चार्ज के बाद सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड है तो ये रेजोनेंस के थ्रू ऐसे यहाँ से ट्रांसफ़र हो सकता है, स्टेप से होगा। ठीक है, तो ये रेजोनेंस में जा सकता है। सिमिलरली यहाँ पर प्लस चार्ज के बाद सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर पूरी एरोमेटिक रिंग है तो ये भी क्या है, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइड है। रेजोनेंस स्टेबलाइड है। ठीक है, रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है, कोई भी चार्ज हो उसके बाद सिंगल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो तो यहाँ पर रेजोनेंस हो सकता है, एरोमेटिक रिंग पे अच्छे से हो सकता है। तो अगर हम बात करें फिर उसके बाद विनाइलिक वाले में तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई भी रेजोनेंस की कंडीशन नहीं है। कार्बन जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसी पे प्लस चार्ज है तो ये काफ़ी क्या है, अनस्टेबल है। और ये वाला जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइड है। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइड है तो ये काफ़ी sp हाइब्रिडाइड है तो ये काफ़ी क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो इस वजह से, और यहाँ पर भी सिमिलर केस है, ये भी हमारा sp हाइब्रिडाइड कार्बोकैटायन होगा। ठीक है, sp हाइब्रिडाइड कार्बोकैटायन होगा और कोई भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इन दोनों केस में नहीं है। तो ये दोनों क्या बन रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा, ये दोनों के दोनों क्या बन रहे हैं, काफ़ी अनस्टेबल कार्बोकैटायन बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पर अनस्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा वहाँ पर SN1 रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हम बोलेंगे कि इनमें विनाइलिक हैलाइड और एराइलिक हैलाइड में SN1 रिएक्शन नहीं हो सकती है। ठीक है, जबकि यहाँ पर कौन सा, एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, इस वजह से इन दोनों में बहुत आसानी से SN1 रिएक्शन होगी। और ज़्यादातर इसी टाइप के हमारे एल्किल हैलाइड में SN1 रिएक्शन होती है और इसमें तो सब बहुत ज़्यादा स्टेबलाइजेशन है क्योंकि इसमें ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, इसमें कम बनेंगे। तो अगर हम इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि किस में SN1 रिएक्शन पॉसिबल होगी तो आपको ध्यान रखना है, एलाइलिक हैलाइड बेंजाइलिक हैलाइड में हो सकती है लेकिन विनाइलिक हैलाइड और एराइलिक हैलाइड में नहीं हो सकती है। ठीक है, ये तो हमने SN1 रिएक्शन की बात की। सेम इन्हीं में जो है SN2 रिएक्शन भी पॉसिबल होती है। एलाइलिक और हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड में SN2 होती है लेकिन विनाइलिक और एराइलिक हैलाइड में SN2 भी पॉसिबल नहीं हो पाती है। उसका दूसरा कारण है, SN2 रिएक्शन का अगर हम कारण देखें, SN2 रिएक्शन के केस में हमने कहा था कि यहाँ पर क्या होता है, बैक साइड अटैक होता है। ठीक है, तो बैक साइड अटैक तभी हो पाएगा जब अटैक होने की पॉसिबिलिटी होगी।
ठीक है, जब उसको जगह मिलेगी न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए तभी हो पाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें इस केस में CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एलाइलिक हैलाइड है। तो अगर हम देखें यहाँ पर जो अटैक होने वाली जगह है वो ये है, इस जगह पर आकर के न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और यहाँ पर से इसके बगल से ये वाला ग्रुप लग रखा है, ठीक है। तो अब हम देखें तो जिस जगह पर अटैक कर रहा है वहाँ पर कोई भी पाई बॉन्ड का हिंड्रेंस नहीं है, जबकि इसके बगल पे यहाँ पर इस जगह पर अगर हम देखें तो एक सिग्मा बॉन्ड था, दूसरा हमारा पाई बॉन्ड होता है जो इस टाइप से रहता है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है इस टाइप से, ठीक है। तो जहाँ पर अटैक हो रहा है उधर पे तो पाई बॉन्ड नहीं है, उसके नेक्स्ट वाले कार्बन पे है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर अटैक होने में कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि पाई बॉन्ड का स्टेरिक हिंड्रेंस दूर है, तो यहाँ पर अटैक आसानी से होगा, तो क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखें इस केस में भी ये जो पाई बॉन्ड है इतनी दूर है और अटैक होना है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी अटैक होकर के क्लोरीन आसानी से निकल सकता है। लेकिन अगर हम विनाइलिक हैलाइड के केस में देखें CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, इसमें जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कहाँ पर है, जस्ट उसी कार्बन पर है जहाँ पर अटैक होना है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के अटैक होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी क्योंकि इसका पाई इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड होगा वो जो है न्यूक्लियोफाइल को अटैक होने से रोकेगा, क्योंकि इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, और न्यूक्लियोफाइल में भी नेगेटिव चार्ज है, तो सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर भेजते हैं, तो यहाँ पर अटैक होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसे ही ये हमारा एराइलिक हैलाइड जो है इसमें भी क्या है, जिस कार्बन पर अटैक होना है वहीं पर पाई बॉन्ड है, तो इस वजह से यहाँ पर भी अटैक होने की पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी। तो इन दोनों ही केसों में फिर से SN2 भी नहीं होती है। तो ओवरऑल हमारा कंक्लूजन है कि एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड में SN1 एज वेल एज SN2 रिएक्शन पॉसिबल होती है, जबकि हमारा विनाइलिक हैलाइड और एराइलिक हैलाइड दोनों केस में SN1 रिएक्शन भी नहीं होती है और SN2 रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं हो पाती है। कारण मैंने दोनों यहाँ पर बता दिए। तो अब यहाँ पर हमारी पहले टाइप की रिएक्शन कंप्लीट होती है जो कि थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी देखिए, इसमें ज़्यादातर आपको SN1 और SN2 रिएक्शन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितनी चीज़ें मैंने बता दी हैं आप उनको करके जाइए, क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। आप एक दो क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आप इसके बाद 12th की जो हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यानी हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से समझ में आ जाएंगी, और पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म के बाद पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके बाद। तो आप थोड़ा सा पेशेंस बना के इस चैप्टर को जरूर पढ़िएगा। दूसरा हमारा टाइप है रिएक्शन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा, अभी हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी थी, तो हमने कहा था कि किसी रिएक्टेंट में कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था और किसी ग्रुप को रिप्लेस कर दे रहा था, तो उसको बोलते थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिमिलरली अगर हमारा कोई रिएक्टेंट है उसमें इलेक्ट्रोफाइल आकर के किसी ग्रुप को रिप्लेस कर रहा है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी न्यूक्लियोफाइल द्वारा कोई ग्रुप रिप्लेस हो तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इलेक्ट्रोफाइल द्वारा कोई ग्रुप रिप्लेस होता है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। अब ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ये होती है मोस्टली occur in OCC occur in aromatic compounds। ये ज़्यादातर एरोमेटिक कंपाउंड्स में होती है। लाइक कौन कौन से कंपाउंड्स में होगी ये, बेंजीन में ये रिएक्शन आपको दिखेंगी, टोलुइन में दिखेंगी, TOLUENE, आपको फिनॉल में ये दिखेंगी, ठीक है। और इसके अलावा एमीन एरोमेटिक एमीन्स में दिखेंगी, इन सब में आपको ये रिएक्शन दिखेंगे, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स में मोस्टली ये रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद यहाँ पर दूसरी चीज़ है एक ग्रुप और एटम, और जनरली ये हाइड्रोजन होता है, जनरली हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड by an electrophile from the aromatic ring, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे इस टाइप की रिएक्शंस होती हैं हमारे यहाँ पर, ये हमारा
कोई बेंजीन है, जैसे ये हमारी एरोमेटिक रिंग है, बेंजीन है, इसमें रिएजेंट के थ्रू एक इलेक्ट्रोफाइल आता है, इसको हम शॉर्ट में E+ लिखते हैं। ये क्या करता है, इधर से इस हाइड्रोजन को तो हटा देता है और साथ में अपना आकर के यहाँ पर जुड़ जाता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ हो जाएगा, यहाँ पर आकर के इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। इस रिएक्शन को शॉर्ट में ARSE रिएक्शन कहते हैं, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। AR से एरोमेटिक, E से इलेक्ट्रोफिलिक, S से सब्स्टिट्यूशन। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस टाइप के रिएक्शंस को कहते हैं। इसमें क्या होता है, मोस्टली एरोमेटिक कंपाउंड्स में रिएक्शन होती है। अब क्यों एरोमेटिक कंपाउंड्स में होती है, क्योंकि एरोमेटिक रिंग पे ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज़्यादा था, पाई इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल वहीं पर जुड़ेगा जहाँ उसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन कमी है, इस वजह से ये वहीं पर जुड़ता है जहाँ उसको पाई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, इस वजह से ये वहीं पर जा कर के जुड़ेगा। तो इस टाइप के कंपाउंड्स कौन से होते हैं जिनमें ये होती है, बेंजीन, टोलुइन, फिनोल, एरोमेटिक एमीन्स में इनमें होती है, लाइक एनिलीन वगैरह में ये होती है। एक ग्रुप जो हमारा होता है रिएक्टेंट पे, जैसे जनरली हाइड्रोजन है, वो दूसरे किसी इलेक्ट्रोफाइल द्वारा रिप्लेस होगा। वो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा, वो हमारी जितने टाइप के रिएक्शंस होंगी उनमें हर किसी में अलग अलग इलेक्ट्रोफाइल होगा। ठीक है, तो ये हमारी एक जनरल बात है, इसको एक बार आप ध्यान से समझ लीजिए। तो मैं आपको इसकी एक जनरल मैकेनिज्म बताता हूँ कि हमारा एरोमेटिक रिंग से हाइड्रोजन कैसे इलेक्ट्रोफाइल द्वारा रिप्लेस होता है। इसके बाद हर किसी रिएक्शन में आपको मैकेनिज्म में थोड़ा बहुत कोशिश करनी है, क्योंकि कई बार मैकेनिज्म से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इसलिए आपको इसका मैकेनिज्म की भी प्रैक्टिस करनी है ताकि आप कोई भी रिएक्शन कर लें। तो कैसे होती है इसके मैकेनिज्म, आपको मैं समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहला स्टेप जो होता है, स्टेप फर्स्ट, उसमें हमें क्या करना होता है, हमारे पास एक रिएजेंट होता है, रिएजेंट से हमें इलेक्ट्रोफाइल बनाना होता है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है, हमारा जो भी रिएजेंट है उससे हमें क्या बनाना होता है, इलेक्ट्रोफाइल बनाना होता है। और यही स्टेप हर किसी रिएक्शन का अलग अलग होता है, बाकी स्टेप लगभग सेम ही होते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेप। स्टेप सेकंड में क्या होता है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। दूसरे स्टेप में क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन गया है वो क्या करता है, इस एरोमेटिक रिंग पे अटैक करता है। ठीक है, इस एरोमेटिक रिंग पे क्या करता है, अटैक करता है। अब देखिए इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर जुड़ेगा, जब इस एरोमेटिक रिंग पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इस बॉन्ड को हम इस साइड को ब्रेक कर रहे हैं ताकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। तो अब ये बन जाएगा कुछ ऐसा, ऐसे ऐसे, और यहाँ पर आकर के इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया और इधर पे प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर जुड़ गया है। तीसरा हमारा स्टेप थर्ड है। स्टेप थर्ड में हम रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन करते हैं। ठीक है, इस कंपाउंड को ये जो बना है उसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब ये जो एरोमेटिक रिंग पे प्लस चार्ज आ रखा है, इसको रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइजेशन दिखाते हैं हम। E यहाँ पर प्लस चार्ज है, ये रिपीट होते रहता है अपनी पोजीशन से। यहाँ पर 1 पोजीशन है तो इसको थर्ड पोजीशन पर हम भेजते हैं यहाँ से, और बॉन्ड को एक स्थान पीछे कर लेते हैं, यानी रेजोनेंस की जो कंडीशन होती है उसको हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर 1 से थर्ड पे चले जाता है, बॉन्ड एक स्थान पीछे हो जाता है ऐसे, और ये घूमता रहेगा जब तक कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आ जाता है। आपको अगर इतना नहीं आएगा तो मैं शॉर्टकट फिर इसका बताऊंगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से 1 पोजीशन से 1 से 2 थर्ड पोजीशन पर चले गया और बॉन्ड पीछे आ गया एक स्थान ऐसे। ठीक है, और ये हमारा पूरा का पूरा एरोमेटिक रिंग पे ये घूम चुका है। हाँ ठीक है, इतना ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम इसमें अब लास्ट स्टेप हमारा स्टेप फोर्थ में जो हमारा हाइड्रोजन होगा वो यहाँ पर से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है फिर से हम उसको लेंगे, फिर से हमने सिग्मा कॉम्प्लेक्स लिया। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाता है, यहाँ से रिमूव हो जाता है, तो यहाँ फिर से डबल बॉन्ड यहाँ पर बन जाता है ऐसे ऐसे और ऐसे, और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया। ये हमारा हाइड्रोजन ऐसे रिप्लेस हो जाता है। ये फाइनली इसकी मैकेनिज्म होती है। ठीक है, आपको थोड़ा सा अगर आपको रेजोनेंस वगैरह आता है तो मैकेनिज्म कोई डिफिकल्ट है नहीं, बस आपको थोड़ा बहुत आपको इसका पता होना चाहिए। मैंने एक जनरल मैकेनिज्म बताई थी, आप ऐसे ही अदर मैकेनिज्म को भी देख सकते हैं। हम इसका डायरेक्टली
कौन कौन सी इसमें रिएक्शंस होती हैं वो यहाँ पर से देखेंगे। अगर आपको मैकेनिज्म की ज़रूरत होगी तो फिर से मैं मैकेनिज्म सभी की बता सकता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पर से बताता हूँ कि इसमें रिएक्शंस कौन कौन सी आती हैं। तो मैं एक शॉर्टकट तरीके में आपको इसकी रिएक्शंस को बता दूंगा, ताकि बहुत सारे बच्चों को मैकेनिज्म में दिक्कत भी आती है, तो इसलिए मैं आपको इसमें रिएक्शंस बताता हूँ। सबसे पहले इसमें जो रिएक्शन का टाइप आता है वो आता है नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन, ठीक है। नाइट्रेशन रिएक्शन में क्या होता है, मैं इसमें ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखा रहा हूँ। माना हमारे पास कोई एरोमेटिक रिंग है लाइक बेंजीन, इस पर इसकी रिएक्शन होती है HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ यहाँ पर रिएक्शन होती है। तो क्या हो जाता है, ये दोनों मिलकर के एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं, वो होता है NO2 पॉजिटिव, ठीक है। क्या बनाते हैं, NO2 पॉजिटिव, और ये जा करके इस एरोमेटिक रिंग से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके NO2 जुड़ जाता है। मतलब यहाँ पर से इसको हाइड्रोजन को हटा देता है और ये NO2 यहाँ पर जुड़ जाता है। तो ये हमारा इस कंपाउंड का नाम हम यहाँ पर लिखेंगे नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। तो नाइट्रेशन रिएक्शन में क्या होता है, नाइट्रेशन रिएक्शन जब किसी एरोमेटिक कंपाउंड लाइक बेंजीन, टोलुइन, फिनॉल, इनकी किसी की भी रिएक्शन हम HNO3 के साथ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 कंसंट्रेटेड, तो यहाँ पर से ये दोनों मिलकर के NO2 प्लस बनाते हैं और ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके NO2 यहाँ पर जुड़ जाता है। इस रिएक्शन को ही हम क्या कहते हैं, नाइट्रेशन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, इसकी मैकेनिज्म भी सेम ही होगी, ठीक है। बस यहाँ पर से आपको ध्यान रखना है ये दोनों मिलकर के NO2 प्लस बना रहे, बाकी सब सेम मैकेनिज्म है। फिर NO2 प्लस जुड़ेगा, बाकी स्टेप सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेम ही है। दूसरी यहाँ पर रिएक्शन होती है हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन रिएक्शन में भी सेम एरोमेटिक कंपाउंड लाइक बेंजीन होगा, इसकी रिएक्शन हम हेलोजन के साथ करते हैं, लाइक क्लोरीन के साथ हमने की Cl2 के साथ, ठीक है। और यहाँ पर एक हम दूसरा रिएजेंट लेते हैं, वो लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। जब एरोमेटिक रिंग लाइक बेंजीन की रिएक्शन हेलोजन के साथ की जाती है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, इन सब के साथ, तो यहाँ पर से क्या होता है, ये जो है, अब आप एक चीज़ ध्यान रखना, इधर से Cl2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, Cl और Cl। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, एक क्लोरीन को ये AlCl3 लेके जाता है अपने साथ, तो इस क्लोरीन पे प्लस चार्ज आ जाता है दूसरे पे, तो क्या होगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा और क्लोरीन यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो इधर से हमारा ये क्लोरीन यहाँ पर आके जुड़ गया, ये हमारा क्या कंपाउंड बना, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। पिछली बार इन्हीं में से एक फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन का एक यहाँ पर से क्वेश्चन आया था पिछली बार की LT में, जब हमारा LT 2018 का मेरे ख्याल से शायद पेपर था, उसमें आया था। तो ये हमारा हो गया हेलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब थर्ड हम देखते हैं, थर्ड हमारा होता है फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन। थर्ड हमारा होता है फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, ठीक है। फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में क्या होता है, यही हमारी बेंजीन लाइक कोई रिंग होगी, सेम होगा, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा अंतर करना है, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन में आपको कोई RX ग्रुप ले लेना है या RCl इस टाइप का। मैं एक एग्जांपल ही ले लेता हूँ, लाइक हमारे पास CH3Cl ऐसा है कुछ, ठीक है। एल्किल हैलाइड आपको लेना है यहाँ पर से, आप मतलब यहाँ पर RX भी लिख सकते हैं इसकी जगह, ठीक। इसके साथ फिर से हम यहाँ पर से एनहाइड्रस AlCl3 ले लेते हैं, तो सेम चीज़ है, ये क्लोरीन को कौन लेके जाएगा, AlCl3, इस CH3 पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ये फिर से क्या करेगा, यहाँ से इस हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पर एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा। इसी वजह से इसको फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा CH3 जुड़ गया, ये हमारा यहाँ पर टोलुइन बन गया, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन। सिमिलरली हमारा फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन होता है, उसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होता, थोड़ा सा चेंज होता है। फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन, इसमें हमारा एसाइल ग्रुप आकर के जुड़ता है
मेरे ख्याल से दिख रहा होगा यहाँ तक, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन को मैं नाइट्रेशन की जगह लिख देता हूँ यहाँ पर। आगे मेरा है फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। यहाँ पर ज़्यादा अंतर नहीं है, ये हमारा बेंजीन रिंग है, इधर पे मैं हाइड्रोजन को अलग से निकाल करके दिखा रहा हूँ, प्लस हमारा यहाँ पर मैं ले रहा हूँ CH3 C डबल बॉन्डो Cl, या यहाँ पर क्या लिख सकते हो R C डबल बॉन्डो X, इस टाइप का हमारा ग्रुप कुछ भी ले सकते हो। इसमें हमने इन किसकी प्रेजेंस में ले रखा है ये AlCl3, कौन सा, एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब इसमें पानी नहीं होना चाहिए। अब क्या होगा, सिमिलरली AlCl3 का काम क्या है, यहाँ से हेलोजन को निकाल देना, यानी क्लोरीन फिर से क्या होगा AlCl3 के साथ निकल जाएगा, तो प्लस चार्ज इस वाले पोर्शन पर आएगा। तो ये प्लस चार्ज क्या होगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटाएगा और प्लस चार्ज के सहित ये यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा C डबल बॉन्डो CH3, ठीक है। ये हमारा इसको मेरे ख्याल से एसाइल बेंजीन कहते हैं, ऐसा कुछ नाम होगा इसका, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन, यहाँ पर से ये रिएक्शन हो गई, ठीक। उसके बाद हमारा लास्ट रिएक्शन यहाँ से देखते हैं, सल्फोनेशन। तो अंतिम इसमें रिएक्शन है हमारी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सल्फोनेशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शंस है इससे आफ्टर टोल्यूइन वाला चैप्टर भी हो गया लगभग, और बेंजीन वाला चैप्टर भी हो गया। तो सल्फोनेशन रिएक्शन में क्या होता है, ये हमारी बेंजीन रिंग है, ठीक है। इसमें हम रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 की इन प्रेजेंस ऑफ वही सेम कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाते हैं। तो आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, और ये दोनों मिलकर के फिलहाल यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे SO3H ग्रुप को यहाँ पर क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ से इस एरोमेटिक रिंग पर जुड़ जाता है, हाइड्रोजन हट जाता है और SO3H ग्रुप यहाँ पर से जुड़ जाता है। इस प्रोडक्ट का नाम बोला जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। इस प्रोडक्ट का नाम क्या बोला जाता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो ये हमारा सल्फोनेशन रिएक्शन होती है। सल्फोनेशन रिएक्शन क्या है, जब हम किसी एरोमेटिक कंपाउंड लाइक बेंजीन, टोल्यूइन, फिनॉल, इनकी रिएक्शन H2SO4 के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, या यहाँ पर एक और कभी कभी ले लेते हैं, उसको बोलते हैं H2H2O7, ठीक है। ये दोनों H2SO4 जब आपस में जुड़ जाते हैं तो H2H2O7 बना देते हैं, ठीक है। इसको भी ले सकते हैं, ओलिक एसिड बोलते हैं शायद इसको, तो मे बी। तो यहाँ पर से ये SO3H ग्रुप जुड़ जाता है हाइड्रोजन को हटा करके, ठीक है। तो ये हमारा सल्फोनेशन रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर हमारी सारी रिएक्शंस एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट होती है। सबसे लास्ट टाइप की यहाँ पर से हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ऐसे ही देखो, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद 1-2 लेक्चर मतलब 3-4 लेक्चर में हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, एडिशन प्लस एलिमिनेशन। लेकिन ये चैप्टर जिसको आ जाएगा वो सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत आसानी से कर लेगा। अब देखिए यहाँ पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, पहली बात अकर इन द प्रेजेंस ऑफ HNu एंड पेरोक्साइड। ये जो रिएक्शन होती है, HNu मतलब लाइट, और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होती है, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 स्टेप का आपको दिया होगा तभी होगी ये। दूसरा क्या होता है, एनी एटम और ग्रुप रिप्लेस्ड बाय अदर एटम और ग्रुप बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो इसमें क्या होता है, कोई ग्रुप जो है रिएक्टेंट से रिप्लेस हो जाता है किसी दूसरे ग्रुप या एटम द्वारा, किस मैकेनिज्म के द्वारा होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो मैंने पहले भी बताया था, जब लाइट या फिर HNu दिया होता है तो वहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, ठीक है, फ्री रेडिकल्स बनते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर रिएक्शन कैसे होती है, लाइक हमें मीथेन दे रखा है CH4 + Cl2, और यहाँ पर HNu और पेरोक्साइड दे रखा है। तो हमें यहाँ पर से ये हाइड्रोजन क्लोरीन द्वारा एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है, तो CH3Cl बन जाता है, और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला था और इसका बचा हुआ Cl HCl बना लेते हैं। ये आपको हेलो एल्केन्स बनाने वाली मेथड्स पर भी दिखेगा। अच्छा, इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म होता है, बहुत बड़ा सा मैकेनिज्म नहीं है, छोटा सा मैकेनिज्म है। देखिए इसकी रिएक्शन होती कैसे है, ये जो रिएक्शन है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है, इनिशिएशन,
प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन, ये स्टेप्स भी कई बार पूछ दिए जाते हैं फ्री रेडिकल्स में, किस स्टेप में क्या होता है। तो इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, शुरुआत में हमें एक रेडिकल जनरेट करना होता है जो कि रिएक्टेंट से ही होता है। सबसे पहला हमारा H2O2 जो दे रखा है उसका काम होता है रेडिकल जनरेट करवाने का, फ्री रेडिकल बनाने का। तो H2O2 स्टेप का होता है, H2O2 को ऐसे लिख सकते हो HO और OH, स्टेप का O और O के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, तो मैंने यहाँ पर H2O2 को ऐसे लिख रखा है। जैसे ही इसमें आप HNO डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, रेडिकली यहाँ पर होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा। जब भी हमें HNO दिया होगा तो एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का ये लेके जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ये लेके जाएगा, तो यहाँ पर से क्या बन जाएगा, 2 HO रेडिकल बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसका काम खत्म हो गया। अब ये क्लोरीन पे अटैक करेगा जो रेडिकल बन रखा है, क्योंकि रेडिकल बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। क्लोरीन को आप Cl सिंगल बॉन्ड Cl लिख सकते हैं। जैसे ही ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो इसमें से एक Cl रेडिकल अलग, एक Cl रेडिकल अलग, एक इसके साथ जुड़ जाएगा HO के साथ, तो HOCl, और एक क्लोरीन रेडिकल अलग निकल गया। तो यहाँ पर हमारा पहला जो रेडिकल हम बनाना चाह रहे थे क्लोरीन रेडिकल, वो बन चुका है। वो किसकी हेल्प से बना, HOCl। पहले इसका काम है, फिर इसका काम है, अब इसका काम होगा। फिर अब जब क्लोरीन रेडिकल बन गया है तो ये CH4 पर अटैक करेगा। इसको हमने CH3 और एक हाइड्रोजन को ओपन करके लिख रखा है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक ये हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में जुड़ जाएंगे, HCl बना देंगे, और इस CH3 पर एक रेडिकल यहाँ पर बन जाएगा। इस CH3 रेडिकल पे फिर क्या होगा, फिर से दूसरा क्लोरीन अटैक करेगा, तो यहाँ से एक क्लोरीन रेडिकल CH3 के साथ जुड़ करके CH3Cl बना देता है और प्लस Cl रेडिकल बन जाता है। तो ये Cl रेडिकल फिर से इस रिएक्शन को करते रहता है। इसको प्रोपेगेशन स्टेप कहते हैं। ये चलते रहता है और इस रिएक्शन में एक बार हमने शुरुआत कर दी तो फिर ये चलते रहती है, इसलिए इसको प्रोपेगेशन स्टेप कहते हैं। अब हमें इस रिएक्शन को जहाँ पर स्टॉप करना होता है वहाँ पर जो बना हुआ क्लोरीन रेडिकल है उसके साथ कोई सॉलिड सब्सटेंस जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर रिएक्शन एंड हो जाती है। इसको बोलते हैं टर्मिनेशन स्टेप। एक और तरीका होता है इसको खत्म करने का, जो क्लोरीन रेडिकल आपस में बने हुए हैं उनको जोड़ देते हैं तो Cl2 बन जाता है। इसको टर्मिनेशन स्टेप में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आप एक बार थोड़ा सा कोशिश करना इस मैकेनिज्म को करने की। तो यहाँ पर हमारा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कंप्लीट होता है। तो हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया, जिसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, यही थोड़ा सा बड़ा पोर्शन था। इसके बाद एडिशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन में ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, लाइक मार्कोनिकोफ एडिशन रूल आ जाता है, उसमें से किस में कहाँ पर आप जोड़ोगे, ठीक है, कौन सा चीज़ कहाँ पर जुड़ती है, आपने देखा सुना होगा थोड़ा बहुत इसके बारे में। इसके बाद एलिमिनेशन में सेडजेफ रूल, हॉफमैन रूल, ये सब रूल से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप इस चैप्टर को मिस मत कीजिएगा, अच्छे से आप इस चैप्टर को जरूर ध्यान से पढ़िएगा, तो आप जितने भी फिर चैप्टर्स पढ़ेंगे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। 2-3 लेक्चर में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम और चीज़ें देखेंगे। तो इस क्लास में इतना ही करते हैं। अगर आपको कोई डाउट रहता है, कुछ समझ में नहीं आता, तो आप पूछ सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।